वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 13.2 के सवाल नंबर 7 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक शंकु सम्मिलित है, कोई ठोस है, उसमें क्या है, एक शंकु सम्मिलित है, यानी ये शंकु है मान लीजिए, ठीक है। इसकी ऊंचाई तो है 120 सेमी। ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक जो हाइट है 120 सेमी, और त्रिज्या रेडियस वो 60 सेमी दे रखी है, सम्मिलित है, ठीक है, जो कि 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। एक अर्धगोला है, इसके ऊपर माउंटेड है, ये अर्धगोला बना दिया ये, और ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर ही है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। इस ठोस को, ये जो ठोस है इसमें दो चीजें शामिल हैं, शंकु और अर्धगोला, ठीक है। और शंकु की हाइट हमें 120 दे रखी है और त्रिज्या 60 दे रखी है, और इस अर्धगोले की त्रिज्या हमें 60 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे, यानी इसको हमने एक बेलन में डाल रहे हैं, ये मान लीजिए कोई तली को स्पर्श कर रहा है, ये कोई बेलन है, ठीक है, ये कोई बेलन है, ये एक बेलन बना दिया हमने, ये
ये एक बेलन है, ठीक है, ठीक है। इसको इस ठोस को हमने एक बेलन में डाल दिया, सीधा डाला है और ये तली को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर दे रखी है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 है, ऊंचाई 180 है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताइए, ठीक है। तो अब देखिए शेष बचे पानी का मतलब क्या हुआ। अगर इस बेलन के अंदर पानी भरा हुआ है और हमने इस ठोस को डाला, तो सारा पानी जो जितना ठोस का आयतन है, जो भी ठोस का आयतन है, उस ठोस के आयतन में से उतना पानी, ठोस के आयतन के बराबर जो पानी है वो इस बेलन में से बाहर निकल जाएगा और बाकी का पानी इसमें बचा हुआ रह जाएगा। अगर बचे हुए पानी की बात कर रहे हैं सवाल के अंदर, हमें बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या हुआ, बेलन के आयतन में से हमें ठोस का आयतन घटाना है। समझ में आई बात? बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन हमें घटाना है, ये है सीधी सीधी बात, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हमें क्या दे रखा है, देखिए अर्धगोले, शंकु और बेलन तीनों की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले कॉमा बेलन कॉमा व शंकु, बेलन व शंकु की त्रिज्या, रेडियस की त्रिज्या यानी रेडियस तीनों की क्या है, 60 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये कि तीनों की 60 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। दूसरी चीज, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, हाइट, शंकु की ऊंचाई को हम h1 लिख लेते हैं, h1 यानी h1 वो कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई को हम h2 लिख रहे हैं, h2 ये कितनी दे रखी है हमें, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बचे पानी का आयतन निकालना है, तो हमने क्या बताया था, बचे पानी का आयतन, वॉल्यूम बराबर क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वॉल्यूम माइनस ठोस का आयतन, माइनस ठोस, ये जो सॉलिड है इसका आयतन, ठीक है। अब ठोस के आयतन में भी दो चीजें शामिल हैं, ठोस के आयतन में भी दो चीजें शामिल है, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं। ठोस के आयतन का मतलब क्या है, ठोस के आयतन का मतलब क्या है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला इसका आयतन प्लस शंकु इसका आयतन, ठीक है। ठोस में भी दो चीजें शामिल, ठीक है। अब देखिए बचे पानी का आयतन निकालना है हमें, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए
तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि बेलन में त्रिज्या को हमने सॉरी ऊंचाई को हमने h2 बोला है बेलन के अंदर, तो इसलिए h2 लिख देंगे इसको। ठीक है। अब माइनस ठोस का आयतन। ठोस के आयतन में दो चीजें हैं, ब्रैकेट में हम दोनों चीजों का लिख रहे हैं, ब्रैकेट किया, और अर्धगोले का आयतन। पहले अर्धगोले का आयतन लिखेंगे। तो अर्धगोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। ये अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है। इसमें जोड़ना है प्लस शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि शंकु के ऊंचाई को हमने h1 कहा है, इसलिए यहां पर h1 लिख रहे हैं, h1। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है? अब देखिए, अब ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये माइनस आ जाएगा। देखिए, ब्रैकेट को भी खोल देते हैं सबसे पहले। तो ब्रैकेट को मैं खोल देता हूं। देखिए, ब्रैकेट को खोला तो इधर बाहर की तरफ तो यही पाई आर स्क्वायर h2, ये क्यों रह गया? माइनस 2/3 पाई आर क्यू, ये क्यों रहा? अब ये माइनस का चिन्ह अगर अंदर के प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है। अब इसमें देखिए, पाई आर स्क्वायर तीनों जगह आ रहा है। पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर क्यू है तो स्क्वायर तो शामिल है ही, तो इसमें भी है, और पाई आर स्क्वायर इसमें भी है। तो हम चाहें तो पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को। ठीक है। तो अगली स्टेप में देखिए, अगली स्टेप हमने ली। अगली स्टेप हम क्या कर रहे हैं? पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। पाई आर स्क्वायर ये हमने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में हमारे पास में क्या बच जाएगा? ब्रैकेट के अंदर इधर तो बच जाएगा h2, यानी शुरुआत में बचा h2, माइनस इधर क्या बचा? 2/3 r, 2/3 r, माइनस इधर क्या बचा? इसमें 1/3 h1, 1/3 h1। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब हमें सीधे सीधे मान रखने हैं, सीधे मान रखने हैं। ठीक है। तो देखिए, मान रख देता हूं मैं। देखिए, जगह कम है इसलिए आप ध्यान से करें, ध्यान से उतारें इसको। ठीक है ना। अब ये देखिए, कैसे करना है हमें, ये देखिए। पाई आर स्क्वायर, तो यानी पाई की जगह पे हम लिख सकते हैं 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस है। रेडियस कितनी दे रखी है? तीनों की 60 सेंटीमीटर है, यानी 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6×6 = 36, 3600 आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट मैं 3600 लिख रहा हूँ, 3600 आर स्क्वायर लिख दिया सीधा सीधा। ठीक है। ठीक है। अब क्या करना है हमारे को? ब्रैकेट पे चलो, h2 कितनी दे रखी है? 180 सेंटीमीटर, माइनस 2/3 आर क्या दे रखा है? 60 × 60, माइनस 1/3
H1, H1 कितना दे रखा है 120 इंटू 120। ठीक है, अभी देखिए 3 से ये 120 कट जाएगा कितनी बार 40 बार 40, और 3 से ये 60 कट जाएगा कितनी बार 20 या 60 20 बार, तो 20 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 40 हो जाएगा। तो 180 माइनस 40 माइनस 40, माइनस 40 और माइनस 40 80 हो जाएंगे, और 180 में से जब 80 जाएंगे तो 100 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, अब देखिए हमारे पास में ये बच गया अब 22/7 इंटू 3600, और ब्रैकेट के अंदर जो बचा था 100, तो इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, ठीक है, तो 22 इंटू 3600 इंटू 100/7, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 11,314,28.57, लंबी संख्या है काफ़ी, सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर, 11,314,28.57, संख्या लंबी है, कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई करके 7 का भाग करना है तो हमारे को ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। बचे हुए पानी का जो आयतन है वो ये होगा। ठीक है, 11,31,428.57 घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 13.2 के 8वें और आखिरी सवाल पर। इसमें हमसे कहा गया है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है, इस तरह से मान लीजिए ये कोई गोलाकार कांच का बर्तन है, और इसकी बेलन के आकार की गर्दन है, यानी इस तरह की गर्दन है, ये जो गर्दन, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। गर्दन की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर गर्दन, और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर, ये व्यास कितना दे रखा है, d बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास, ये इसका व्यास, इसको मतलब इसको अपन d1 मान लेते हैं, इसको d2 मान लेते हैं, d2 मान लेते हैं, d2। तो ये व्यास कितना दे रखा है 8.5, तो व्यास 8.5 है तो त्रिज्या इसको r2 मान लेंगे, r2 आधी हो जाएगी, 8.5 का आधा कितना होता है 4.25, 4.25 त्रिज्या हो गई है। ठीक है, अब इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है, 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यानी कुल मिलाकर के हमको आयतन ज्ञात करना है, और अगर वो ये नहीं है तो एक लाइन और लिखनी है, उसमें हम लिख देंगे कि भाई बच्चे का आंसर सही है या गलत। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, अगर हम बर्तन का आयतन ज्ञात करना चाहते हैं, बर्तन का आयतन ज्ञात करना, बर्तन में जो पानी आएगा उसका वो ज्ञात करना है, हमें पानी की मात्रा ज्ञात करनी है, इसका मतलब बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं
यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, बेलनाकार गर्दन की त्रिज्या, बेलनाकार गर्दन गर्दन की त्रिज्या, रेडियस, यानी इसको R1 बोल रहे हैं, R1। व्यास हमें दे रखा था, तो व्यास बटा 2, व्यास हमें दे रखा था कितना, 2, 2 बटा 2 किया तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से गोलाकार भाग की त्रिज्या, गोलाकार भाग की त्रिज्या, इसको हमने बोला था R2, तो ये भी वही व्यास बटा 2, व्यास इसका दे रखा है हमें कितना, 8.5 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बर्तन का आयतन ज्ञात करना है, बर्तन का आयतन, बर्तन वेसल का आयतन, क्योंकि बर्तन का आयतन वही होगा, मतलब बर्तन में आने वाले पानी का आयतन वही होगा जो बर्तन का आयतन होगा। तो बर्तन का आयतन क्या हुआ, बर्तन का आयतन बराबर गोलाकार भाग का आयतन और बेलनाकार भाग का आयतन। गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है। अब देखिए, गोलाकार भाग का आयतन का फार्मूला क्या होता है, अगर हम गोले का आयतन निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्योंकि हमने गोले की त्रिज्या को क्या बोला है, R2 बोला है, इसलिए यहाँ पे R2 लिख रहा हूँ, R2, 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक है। प्लस अब बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हमने बेलन की त्रिज्या को R1 बोला है, इसलिए यहां पर R1 लिख रहे, R1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, देखिए इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं। देखिए अगली स्टेप में हमने क्या किया, पाई कॉमन ले लिया, पाई बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 4/3 R2 का क्यूब, 4/3 R2 का क्यूब प्लस R1 का स्क्वायर इंटू एच, यही तो बचा हमारे पास में। अब इसमें हम मान रख देते हैं, इसमें हम मान रख देते हैं, तो जब मान रखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, देखिए पाई की जगह पे हमने 3.14 लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर 4/3 यूं क्यों रहने दिया, इंटू R2 का क्यूब, R2 कितना है, R2 कितना है 4.25, तो 4.25 को 3 बार करेंगे हम, 4.25 इंटू 4.25 इंटू
4.25, क्यू है ना इसलिए 3 बार कर दिया, ठीक है, प्लस R1 का स्क्वायर, R1, अब R1 क्या है, R1 है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हुआ 1, R1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 ही हो गया, इंटू H, H कितना है, H हमें दे रखी है बेलन की ऊंचाई, वो हमें 8 दे रखी है सवाल में, 8 सेंटीमीटर, तो H की जगह पर 8 लिख दिया, ठीक है, 8 लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, देखिए 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या इतना आ जाएगा 76.76, क्या आ जाएगा देखिए, ये हमें प्राप्त होगा, 3.14 तो बाहर रहा, अंदर 4/3 भी हमने यूं रखा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इंटू 76.76, एक 6 और आएगा, ठीक है, प्लस ये 8 आ गया। अब ये 76.76 जो है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 4 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 307.064, ठीक है। तो ये अगली स्टेप में हमारे पास में आ गया कितना 3.14 इंटू, सॉरी ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में 307.064 बटा 3 प्लस 8, ठीक है। और 307.064 में जब हम 3 का भाग लगा दें तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा 102.35, ठीक है। तो बाकी की संख्या मैं ये लिख रहा हूँ, देखिए अब हमारे पास में क्या आ गया 3.14, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 102.35 355 प्लस 8, ठीक है, यानी क्या हो गया 3.14 इंटू 102.355 प्लस 8 कितना हो गया 110.355, 110.355, ठीक है। तो 110.355 को जब हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं 346.515, ठीक है। बच्चे ने उत्तर दिया था 345 घन सेंटीमीटर, हमारे पास में आया 346.51 सेंटीमीटर, यानी बच्चे का जो उत्तर है वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो बर्तन का आयतन क्या हो गया, वो आ गया ये 346.515, ये हो गया हमारा आंसर। और इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली है 13.2 ये समाप्त हो जाती है। प्रश्नावली 13.2 की समाप्ति के साथ ही हमने इस अध्याय के 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को पूरी तरह से पढ़ लिया है। ये बिंदु थे ठोसों के संयोजन का एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, सरफेस एरिया ज्ञात करना, और दूसरा था ठोसों के संयोजनों का आयतन ज्ञात करना, वॉल्यूम ज्ञात करना। अब हम बात करेंगे इस अध्याय के तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर।
जिसका नाम है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक है, किसी भी सॉलिड का एक शेप से, एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन, रूपांतरण किस तरह से होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो बात क्या है। वो बात ये है कि एक ठोस को, कोई भी ठोस हो, कोई भी सॉलिड हो, उसको एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरित करते समय, या कोई द्रव है, एक द्रव है, उसको एक आकार के बर्तन से दूसरे आकार के बर्तन में डालते समय पदार्थ का जो आयतन होता है, पदार्थ का जो वॉल्यूम होता है, वो अपरिवर्तित रहता है, वो अनचेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है, वॉल्यूम समान बना रहता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास में कोई शंकु है, कोई कोन है, कोई कोन है, और इस कोन कोई लोहे का बना हुआ है या मिट्टी का बना हुआ है, कैसे ही मान लीजिए आप, इस कोन को हम, मान लीजिए लोहे का कोन बना हुआ है, इस कोन को हम पिघला देते हैं और इस कोन को पिघला करके इसके स्थान पर एक गोला बना लेते हैं, एक स्फेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो कोन का जो आयतन था, मान लीजिए कोन का आयतन 3 घन सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब था। तो ये जो गोला बनाया है हमने इस कोन से, इस गोले का जो आयतन होगा, इस गोले का, इस स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो भी 3 घन सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आई बात समझ? इस बात को हमें ध्यान रखना है, यही मेन है इस चीज के अंदर। ठीक है, क्या बात है हमारी? बात यह है कि जब हम एक ठोस को दूसरे ठोस में, एक ठोस के आकार, एक ठोस को दूसरे आकार के ठोस में परिवर्तित करते हैं, एक सॉलिड को दूसरे आकार के सॉलिड में हम परिवर्तित करते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो सॉलिड होता है उसका आयतन जो होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, वो अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज रहता है। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8। इसमें हमसे कहा गया है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। कोई मिट्टी से एक शंकु बनाया गया है, ये कोई शंकु है। इस शंकु की जो हाइट है, ये जो हाइट है, हाइट तो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या, ये जो आधार है इसकी त्रिज्या, रेडियस, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी, रेडियस आर, वो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है। ये जो मिट्टी से बना हुआ था, इसको तोड़ करके कोई बच्चा था, उसने इसको एक गोला बना दिया इसका। तो गोले की त्रिज्या बताइए, गोले की त्रिज्या बताइए। ठीक है, कैसे बताएंगे? देखिए, हम जानते हैं कि जब भी किसी ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदला जाता है, तो आयतन जो होता है उस ठोस का जो वॉल्यूम होता है, वो अपरिवर्तित रहता है। तो अगर हम शंकु का जो वॉल्यूम था, शंकु का जो आयतन था,
उसकी तुलना गोले के आयतन से करें तो हमारा सवाल सॉल्व हो सकता है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर होगा। अब शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूले याद होने चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए, शंकु के आयतन में इसमें हम मान रख देंगे अब। ठीक है, देखिए शंकु का आयतन, तो 1/3 क्यों लिख दिया हमने? 1/3 क्यों लिख दिया? पाई की जगह पे चाहे तो 22/7 लिख सकते हैं, चाहे तो पाई का पाई रहने देते हैं। 22/7 लिख देता हूं, कोई बात नहीं। 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या चीज है? शंकु की त्रिज्या। वो कितनी दे रखी है सवाल में? आर बराबर, सबसे पहले हमने लिखा है आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करना है, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया इसको। ठीक है, इंटू एच, इंटू एच। एच क्या है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की हाइट। वो सवाल में कितनी दे रखी है हमें? शंकु की हाइट 24, एच बराबर 24 दे रखी है। ठीक है, इसको इक्वल टू करना है 4/3 पाई की जगह पे 22/7 लिख दिया, और आर की वैल्यू हमें मालूम नहीं, ये तो हमें मालूम करनी है, तो आर की जगह पर आर क्यू की जगह पे आर क्यू ही रहने दिया, इंटू आर क्यू। ऐसे कैसे रहने दिया इसको? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे करेंगे? अब देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधी सीधी बात, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, 22/7 इधर भी है, 22/7 इधर भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अलग अलग पक्षों में है और समान चिन्ह है इनों के, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये कट गया 22/7 और ये 22/7 कट गया। ठीक है, अब इधर क्या चीज आई? देखिए, इधर देखिए, 6 इंटू 6 इंटू 24, 6 इंटू 6 इंटू 24, कितना हो गया? 864। तो ये आ गया हमारे पास में 864/3 बराबर 4/3 आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यू, स्क्वायर नहीं क्यू है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए, 864 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 864 इंटू 3 यानी 2592, 2592। ठीक है, इक्वल्स टू 4×3 12 आर क्यू, 12 आर क्यू। ठीक है, और खाली आर क्यू को इधर रख लेते हैं, तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आर क्यू बराबर हमारे पास में हो जाएगा 2592 बटा 12। और जब इसमें हम भाग लगाएंगे 12 का, तो आर क्यू बराबर आ जाएगा हमारे पास में 216। अब आर क्यू बराबर 216 है, तो आर बराबर कितना होगा?
216 का घनमूल ज्ञात करना है, यानी ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको हमें 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 216 आ जाए। जैसे 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 छिंग 36 और 36 को 6 से करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो r बराबर हमारे पास में आ जाएगा 6। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना। गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी थी, गोले की त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली, रेडियस। r बराबर कितना आ गया? 6। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, घनमूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, घनमूल निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अंदाज़ा लगाकर हम देख सकते हैं घनमूल में आमतौर पे। तो अंदाज़ा जब हम लगाएंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो अपने आप 216 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें हमसे कहा गया है सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में भूमिगत टंकी से, जो अंडरग्राउंड टंकी है, उससे भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाना है। ठीक है, यह भूमिगत टंकी, अंडरग्राउंड टंकी घनाभ के आकार की है, जिसकी विमाएं, जिसकी डायमेंशंस क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? लंबाई है 1.57 मीटर, चौड़ाई है 1.44 मीटर और ऊंचाई है 95 सेंटीमीटर। छत की टंकी की जो त्रिज्या है, जो छत में जो बेलनाकार टंकी है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 95 सेंटीमीटर। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी तरह भरी हुई है, मान लीजिए जो घनाभ वाली टंकी है नीचे वाली, वो पूरी भरी हुई है, तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा? छत की टंकी की धारिता यानी कैपेसिटी की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। ठीक है, अब सवाल को समझते हैं हम। देखिए, हमसे सीधा सीधा ये कहा गया है कि 2 टंकियां हैं। पहली टंकी है छत पर, ये मान लीजिए ये पहली टंकी है जो बेलनाकार, ये बेलनाकार टंकी हो गई और ये छत पर रखी हुई है। ठीक है, दूसरी टंकी है भूमिगत, अंडरग्राउंड, और ये घनाभ के आकार की, यानी इस तरह की है, मान लीजिए। घनाभ के आकार की है। ठीक है, और ये पूरी भरी हुई है पानी से। इसके इस पर घनाभ वाली जो टंकी है, भूमिगत जो टंकी है, इससे पाइप जा रहा है, मान लीजिए ये ऊपर वाली जो टंकी है, इसको भरा जाना है। ठीक है, इसको भरना है, नीचे वाली टंकी से ऊपर वाली टंकी को भरना है। ठीक है, और हमें ये कहा गया कि भरने के बाद में इस टैंक में कितना पानी रह जाएगा। मतलब ये है कि इसमें कितना पानी कम होगा। पहले तो ये देखो कितना पानी कम होगा, जितना कि इस टंकी में आएगा। यानी इस टंकी का अगर आयतन हमें मालूम हो छत वाली टंकी का, तो हम उसको घनाभ वाली जो भूमिगत जो टंकी है, इस टंकी के आयतन में से घटा देंगे तो बचा हुआ पानी आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, चलिए ऐसा ही करते हैं हम। ठीक है, छत की टंकी का जो आयतन है वो भूमिगत टंकी से जो निकला हुआ पानी है उसके आयतन के बराबर है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या क्या दे रखा था, उसको मैं लिख देता हूं। जो छत वाली टंकी है उसकी त्रिज्या जो है, रेडियस, वो हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं छत की टंकी की त्रिज्या दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर, और छत की टंकी की ऊंचाई, हाइट, वो हमें दे रखी है कितनी? 95 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो घनाभ वाली भूमिगत टंकी है, इसकी विमाएं क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है 1.57 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 1.44 मीटर
और ऊंचाई दे रखी है 95 सेंटीमीटर। 95 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मीटर में दे रखी है तो हम सबको मीटर में या सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। सबको मीटर में बदल लेते हैं हम, ठीक है। या तो सबको मीटर में बदल लो या सबको सेंटीमीटर में बदल लो, तो हम मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, जहाँ सेंटीमीटर है वहाँ पे 100 का भाग लगा दो, यानी 95 सेंटीमीटर लिखा हुआ था तो 0.95 मीटर हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से हाइट की 95 सेंटीमीटर थी तो ये हो गया 0.95 मीटर हो जाएगा ये। अब सेंटीमीटर नहीं रहा, अब ये हो गया मीटर, ठीक है। इसी तरह से त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दे रखी थी, इसका मतलब ये क्या हो गई 0.6 मीटर। आगे बात समझ, ठीक है। सेंटीमीटर को सबको मीटर में बदल लिया हमने। अब देखिए हमें क्या करना है, वो देखिए। छत की टंकी का आयतन, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, छत की टंकी को हम टंकी 1 मान लेते हैं, इसको टंकी 1 मान लेते हैं, इसको टंकी 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम छत की टंकी शब्द लिखने के बजाय टंकी 1 लिखेंगे, है ना। तो टंकी 1 का आयतन, यानी छत की टंकी का आयतन बराबर क्या है, किसके बराबर है, टंकी सेकंड, यानी भूमिगत जो टंकी अंडरग्राउंड जो टंकी है से निकाले गए पानी के आयतन से निकाले गए पानी का आयतन, पानी का आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए दोनों बराबर हैं, पानी कितना निकलेगा, जितना कि टंकी 1 का आयतन होगा, इससे ज़्यादा तो निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो टंकी 1 का जो आयतन है वो क्या है, तो टंकी 1 का आयतन निकाल लेते हैं। तो हम लिखा रहे टंकी 1 का आयतन, टंकी 1 के आयतन का फार्मूला क्या हुआ, टंकी 1 का आयतन मैं लिख देता हूं मैं, टंकी 1 का आयतन, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, टंकी 1 जो बेलनाकार है तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। बेलनाकार है ना, टंकी 1 की जगह के साथ में बेलन भी लिख सकते हैं आप, बेलन, सिलेंडर, ठीक है। टंकी 1 का आयतन यानी पाई r स्क्वायर h से आएगा इसका, ठीक है। अब पाई की जगह पे 3.14 लिखना है हमें, सवाल में दे रखा है हमें, इंटू r स्क्वायर, r कितना है हमारे पास में 0.6 मीटर, तो 0.6 इंटू 0.6 दो बार लिख दिया, स्क्वायर है इसलिए, इंटू h हाइट, हाइट कितनी है टंकी की, बेलन की हाइट कितनी दे रखी है हमें 95 सेंटीमीटर दे रखी थी, जिसको हमने 0.95 मीटर बोल दिया था, ठीक है। यानी 0.95 मीटर, 95 टोटल मीटर में आ जाएगा। अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करने पर 1.076 मीटर, ठीक है। ये तो हो गया टंकी का आयतन। अब हम बात करेंगे भूमिगत टंकी की। तो भूमिगत टंकी जब पानी से पूरी भरी रहती है तो उसका आयतन क्या होता है, ठीक है। यानी टंकी सेकंड यानी घनाभ, टंकी का आकृति कैसी है, घनाभ का आयतन, क्यूबॉइड साइज की है ना वो, का आयतन। घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई लेंथ इंटू विड्थ चौड़ाई इंटू ऊंचाई हाइट h, ठीक है। यही होता है ना घनाभ के आयतन का फार्मूला, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, तीनों भुजाएं हमें दे ही रखी है सवाल में, तो मान रख दो 1.57 इंटू 1.44 इंटू
0.95। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2.148 मीटर। ये सब मीटर में चल रहा है इसलिए मीटर लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात आ रही है टंकी 1 के भरने के बाद में टंकी 2 में बचा हुआ पानी। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं टंकी 1 भरने पर टंकी 2 में बचे पानी का आयतन कैसे निकलेगा? बिल्कुल सिंपल है, टंकी 2 के आयतन में से टंकी 1 का आयतन घटा दो। ठीक है, इसका मतलब आयतन, इसका मतलब क्या हुआ? टंकी 2 का आयतन माइनस टंकी 1 का आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, अब टंकी 2 का आयतन कितना था? टंकी 2 का आयतन हमने निकाला था 2.148। इसमें से घटाना है माइनस टंकी 1 का आयतन। टंकी 1 का आयतन कितना निकाला था हमने? 1.076 मीटर। ठीक है, तो अब 2.148 मीटर में से 1.076 मीटर जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा? हमारे पास में बच जाएगा 1.072। तो शेष बचे हुए पानी का आयतन हमें प्राप्त हो गया। लेकिन सवाल में हमसे शेष बचे पानी का आयतन नहीं पूछा गया है, सवाल में हमसे पूछा गया है शेष बचे पानी की ऊंचाई। अब ये ऊंचाई कैसे निकलेगी? देखिए, ऊंचाई निकलना बिल्कुल सिंपल है। कैसे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं टंकी 2 की, यानी जो भूमिगत टंकी है, जो घनाभ के आकार की है। तो अगर हमें पानी का आयतन प्राप्त है और आकृति हमें मालूम है घनाभ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन घनाभ का बराबर कितना होता है? लंबाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर हमें हाइट ज्ञात करनी है, आयतन और बाकी सब चीजें मालूम है, तो बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। कैसे? फार्मूला क्या हो जाएगा? h यहीं रहेगा, तो h बराबर क्या, हाइट बराबर क्या हो जाएगा? आयतन वॉल्यूम बटा लेंथ इंटू विड्थ, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले में मान रखने हैं सिर्फ हमें। ठीक है, तो इस फार्मूले में मान रखेंगे हम, तो h बराबर क्या हो जाएगा? पानी का आयतन कितना, टंकी में बचा हुआ पानी का आयतन, वो हमने निकाला है कितना? 1.072, ये तो निकाला है हमने, ये रहा। ठीक है, बटा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी दे रखी है हमें? साफ साफ दे रखी है हमें 1.57, और विड्थ यानी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 1.44 घनाभ की। ठीक है, अब इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या आया? देखिए, ऊपर तो वही 1.072 और नीचे क्या आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर? 2.261। और जब इसको हम सोल्व करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा 0.474 मीटर। मीटर में आ रहा है, सारा मीटर में कर लिया ना हमने, इसलिए मीटर में आ रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास में? 0.474 मीटर।
ठीक है। अब देखिए इस सवाल में लास्ट में एक छोटी सी पूंछ और जोड़ी हुई है। वो क्या जोड़ी हुई है कि छत की टंकी की धारिता यानी कैपेसिटी और भूमिगत टंकी की धारिता की तुलना कीजिए। जब भी तुलना की बात आ रही है तो हम इस तुलना को कैसे लिखते हैं? तुलना को कैसे लिखते हैं? देखिए मैं यहीं लिख के दिखा देता हूँ तुलना कैसे करेंगे। तुलना को लिखने का तरीका है छत की टंकी की और हमें करनी है भूमिगत टंकी की, यानी लिखना है टंकी 1 का आयतन। पूरी जगह नहीं इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। आप लिखेंगे टंकी 1 यानी छत की टंकी का आयतन अपॉन टंकी 2 यानी भूमिगत टंकी का आयतन। ऐसे लिख देंगे बटा में करके, ठीक है। और इसमें मान रख देंगे। जब आप मान रखेंगे तो टंकी 1 का आयतन कितना था? 1.076, ठीक है। और टंकी 2 का आयतन कितना था? 2.148, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साफ नजर आ रहा है ये लगभग 1/2 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 1/2 लगभग है 1/2। तो इसमें हम तुलना में क्या लिख देंगे? तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें कि जो छत की टंकी है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो धारिता है वो भूमिगत टंकी की आधी है, जो टंकी 2 है उसकी आधी है, ठीक है। आई बात समझ? या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं कि भूमिगत टंकी की जो धारिता है, कैपेसिटी है, वो छत वाली टंकी से डबल है, ठीक है। ठीक है, हो गया सवाल हमारा। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 10। इसमें हमसे कहा गया है कि व्यास यानी डायमीटर 1 सेंटीमीटर वाली और 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में बदल दिया गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तार की मोटाई का मतलब तार का व्यास ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना है हमें। तार की मोटाई, कोई भी तार है उसकी मोटाई का मतलब क्या होता है? उसका व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे सवाल को। देखिए सवाल में हमसे क्या कहा गया है? सवाल में हमसे कहा गया है कि एक तांबे की छड़ है। मान लीजिए ये कोई तांबे की छड़ है और ये कैसी है? तांबे की छड़ हमेशा बेलनाकार होती है, ध्यान रखना है आपको। तांबे की छड़ की बात हो रही है, रॉड की बात हो रही है। रॉड का मतलब वो बेलनाकार है, ठीक है। तो एक बेलन बना लिया हमने, ठीक है। अब इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है? इसकी जो लंबाई है वो तो है 8 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है, इसका जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब त्रिज्या जो है वो डायमीटर की आधी होती है, यानी 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो बेलन वाली बात दे रखी है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो तांबे का बेलन था, ये तांबे की छड़ थी, इसको मान लीजिए पिघला लिया और पिघला करके इससे तार बना दिया, तांबे का तार बना दिया। तार बना दिया, ये तार बना दिया, मान लीजिए ये कोई छोटा तार बना दिया, तांबे का तार बना दिया। यहां हम आपको बता दें कि जो तार बना है वो भी कैसा होता है? वो भी बेलनाकार ही होता है, एक प्रकार से तार भी बेलनाकार ही होता है, ठीक है। और तार की लंबाई हमें दे रखी है 18 मीटर। 18 मीटर, 18 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, यानी 1800 सेंटीमीटर, ठीक है। तार की लंबाई क्या दे रखी है हमें? तार की लंबाई, तार की लंबाई को हम इस बेलन की ऊंचाई भी मान सकते हैं,
बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई एक ही बात होती है। तो तार की लंबाई दे रखी है और तार बेलनाकार होता है, इसलिए हमने इसको लंबाई को ही ऊंचाई मान लिया है। तो h बराबर हमें कितना दे रखा है, 18 मीटर, यानी 1800 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें तार की मोटाई ज्ञात करनी है। तार की मोटाई का मतलब क्या होता है, ये वाली हिस्सा, ये गोल हिस्सा है जो, तार की मोटाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब तार का व्यास ज्ञात करना है, तार का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए इस सवाल को देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे छड़ की। ठीक है, छड़ का आयतन निकालेंगे। छड़ के बारे में हमें मालूम है, छड़, तांबे की छड़ की त्रिज्या, रेडियस, वो कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर, वो हमने निकाल ली। ठीक है। और हाइट कितनी दे रखी है, छड़ की ऊंचाई, हाइट, वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो तांबे की छड़ का क्षेत्रफल क्या हो गया, वो आयतन क्या हो गया, छड़ का आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो अब इसका मान रख देंगे हम। तो पाई इंटू आर, आर स्क्वायर का मतलब आर रेडियस, रेडियस कितनी है 0.5, तो 0.5 इसका स्क्वायर कर दिए, इंटू एच, हाइट, हाइट कितनी है 8। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अब 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25, और 0.25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 2 आ जाएगा, यानी हमारे पास में क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पर 2 पाई, क्योंकि बात है आयतन की, इसलिए इसको घन सेंटीमीटर बोलेंगे, यानी सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। 2 पाई घन सेंटीमीटर हमारे पास में इस छड़ का आयतन आ गया। ठीक है। अब छड़ का आयतन तो हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इस तार की, तार की। ठीक है। अब हमें तार का आयतन निकालना है, लेकिन तार का आयतन, तार भी बेलनाकार है, तो तार का आयतन तो तब आएगा जब तार की त्रिज्या हमें मालूम होगी, त्रिज्या तो हमें मालूम नहीं है। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना तार की अनुप्रस्थ काट की क्रॉस सेक्शन जो है एरिया, अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन एरिया की त्रिज्या आर है, आर मान लिया। तो तार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तार, क्योंकि ये भी सिलेंडराकार है यानी बेलनाकार है, इसलिए तार के आयतन का फार्मूला भी क्या हो जाएगा, वही पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मान रख देंगे, पाई की जगह पे पाई रहने देंगे, आर त्रिज्या को आर माना है तो आर की जगह पे आर स्क्वायर यूं क्यों रह जाएगा, एच हमें मालूम है, एच कितना है 18 मीटर, जिसको हमने सेंटीमीटर में 1800 सेंटीमीटर, तो इसको 1800 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है। यह आ गया हमारे पास में। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। ये हो गया तार का आयतन निकाल लिया हमने। क्या आया, इसको लिखेंगे 1800 पाई आर स्क्वायर, 1800 पाई आर स्क्वायर, यही आएगा ना तार का आयतन। अब देखिए, क्योंकि इस छड़ से, तांबे की छड़ से तार बनाया गया है, इसलिए
यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, चूंकि छड़ से तार बनाया गया है, अतः दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। अतः छड़ का आयतन या तार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? छड़ का आयतन, तांबे की छड़ का आयतन। ठीक है। अब देखिए तार का आयतन कितना दे रखा है, कितना निकाला है हमने? 1800 पाई आर स्क्वायर, 1800 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा तार का आयतन। ठीक है, इक्वल्स टू छड़ का आयतन कितना निकाला था हमने? 2 पाई घन सेंटीमीटर, तो इसको 2 पाई। ठीक है, अब देखिए पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, तो 1800 आर स्क्वायर बराबर 2, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? आर स्क्वायर बराबर 2/1800। इसको और सोल्व काटेंगे तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 1/900, 900। और खाली आर की बात करें तो आर बराबर कितना आ गया? 900 का अंडर रूट निकाल दो, आर बराबर 1/900 का अंडर रूट, यानी क्या आ जाएगा? आर बराबर हमारे पास में आ गया कितना? 1/30, 1/30। तो त्रिज्या हमारे पास में, तार की जो त्रिज्या आ गई वो हमारे पास में आ गई 1/30। लेकिन सवाल में हमसे तार की मोटाई पूछी गई है, त्रिज्या नहीं पूछी गई है। तार की मोटाई का मतलब होता है व्यास, इसका व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगना। तो इसका मतलब आर बराबर 1/30 है, अतः तार का डायमीटर d बराबर, तार का व्यास d बराबर क्या हो जाएगा? 2 × r, यानी 1/30 × 2 से ये 30 कट जाएगा 15 बार, तो हमारे पास में आ जाएगा 1/15। ठीक है, तो तार का जो डायमीटर आया वो क्या आया? 1/15। क्या आया? सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं। ठीक है, 1/15 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? अगर इसको हम भाग लगा के देखें, 1 के अंदर 15 का भाग लगा के देखें, तो 1/15 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.67 मिलीमीटर, mm। आप तो यहां पर आंसर लिख दें 1/15 सेंटीमीटर, 1/15 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ? चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें हमसे कहा गया है पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार, एक हेमीस्फेरिकल टैंक को एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है, टंकी का डायमीटर 3 मीटर है, तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? यानी आधी खाली करनी है टंकी को। ठीक है, उसका समय बताना है। कैसे करेंगे? देखिए सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि एक अर्धगोलाकार टंकी, ये एक अर्धगोलाकार टंकी, ठीक है, और इस अर्धगोलाकार टंकी को
व्यास जो है, डायमीटर जो है, वो हमें दे रखा है 3 मीटर। डायमीटर 3 मीटर है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3/2। डायमीटर की आधी होती है। ठीक है। अब देखिए, इसमें से एक पाइप लगा हुआ है और इस पाइप के जरिए पानी हम बाहर निकाल रहे हैं। पानी हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है। और पानी बाहर निकलने की जो रफ्तार है वो हमें दे रखी है 3/4 लीटर प्रति सेकंड। यानी 3/4 को हम क्या कर देंगे? 7 या 21 और 4 25, यानी 25/7 लीटर प्रति सेकंड। ये रफ्तार है पानी। ठीक है। यानी 1 सेकंड के अंदर 25.7 लीटर, 25/7 लीटर जो है पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब कैसे करेंगे सवाल को? देखिए सवाल में हमें क्या दे रखा है? दिया है क्या दिया है? अर्धगोलाकार टंकी का व्यास, अर्धगोलाकार हेमिस्फेरिकल, अर्धगोलाकार टंकी का व्यास यानी डायमीटर डी कितना दे रखा है? 3 मीटर। 3 मीटर दे रखा है। ठीक है। अब दिया है डायमीटर 3 मीटर दिया है, अतः अर्धगोलाकार टंकी की त्रिज्या, अर्धगोलाकार टंकी की त्रिज्या यानी रेडियस वो कितनी हो जाएगी? d/2, डायमीटर की आधी यानी 3/2। ठीक है। ठीक है। अब अर्धगोलाकार टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब अर्धगोलाकार टंकी का आयतन, वॉल्यूम। ठीक है। टंकी अर्धगोलाकार है, इसका मतलब अर्धगोले का आयतन निकालना है। अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। यह अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है। अब इस आयतन के फार्मूले में मान रखना है हमें खाली। 2/3 क्यों लिख दिया? पाई की जगह पे हमें सवाल में कहा गया 22/7 रखना है, तो 22/7 रख दिया, इंटू r क्यू। आर क्यू का मतलब r कितना है? रेडियस कितना है? 3/2। तो 3/2 का क्यू है, यानी 3 बार लिखना है। 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ठीक है। अब देखिए, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, इस 3 से ये ऊपर वाला 3 कट गया। ठीक है। अब बाकी क्या बचा? 22 इंटू 3 ठीक है। तो 22 इंटू 3 जब हम करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 198। नीचे क्या बचा? 7 इंटू 2 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी 198/28 हमारे पास में आ गया। ठीक है। इसको जब हम काटेंगे 2 से हम इसको काट देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2 से काटने पर 99/14, 99/14 घन मीटर, यानी मीटर क्यूब। आयतन की बात कर रहे हैं इसलिए घन मीटर। ठीक है। मीटर क्यूब ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है। अब देखिए, प्रश्नानुसार खाली होने वाले पानी का आयतन,
खाली होने वाले पानी का आयतन। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है कि आधा खाली होना है, आधा खाली होना है, यानी इक्वल्स टू 1/2 इंटू टंकी का आयतन इंटू अर्धगोलाकार टंकी का आयतन। ठीक है, अब मान रख देते हैं 1/2 यू क्यों, इंटू टंकी का आयतन कितना था 99/14, 99/14। तो क्या हो गया देखिए 99/28 आ गया हमारे पास में 99/28। खाली होने वाले पानी का आयतन कितना आ गया हमारे पास में 99/28 मीटर क्यूब, घन मीटर। अब घन मीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको हम लीटर में बदल लेते हैं। सबसे पहले लीटर में बदल लेते हैं इसको, तो लीटर में बदल रहे हैं हम, तो इसको हमने कर दिया 99/28 इंटू 1000, यानी हमारे पास में आ गया 99,000/28 लीटर। घन मीटर को हमने लीटर में बदल लिया। ठीक है, ये हो गया खाली होने वाले पानी का आयतन। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल है, देखिए सवाल में हमसे कहा गया है कि 25/7, 3 से 4/7 यानी 25/7 लीटर पानी खाली होने में समय कितना लगता है 1 सेकंड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार, यहां लिख देता हूं चूंकि 25/7 लीटर पानी खाली होता है कितनी देर में, बराबर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में। ठीक है, इसलिए 1 लीटर पानी कितनी देर में खाली होगा, 1 लीटर पानी खाली होगा 1/25 इंटू 7, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जो टोटल है 99,000/28, 99,000/28 लीटर पानी खाली होने में कितना समय लगेगा, वो होगा 7/25 इंटू 99,000/28। ठीक है, अब देखो इस 7 से ये 28 कट जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, 4 बार कट जाएगा। और 4 को जब 99,000 से काटेंगे, 4 को 99,000 को 4 से काटेंगे, 4 और 99,000 कट जाएंगे कितनी बार, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 4 7 5 0, 24,750। ऊपर तो आ गया 24,750 और नीचे आ गया 25, तो हमारे पास में क्या आ गया 24,750/25। जब 24,750 में हम 25 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 990। 990 क्या है सेकंड, क्योंकि यहाँ सेकंड में बात कर रहे हैं हम, 990 सेकंड। और 990 सेकंड को अगर हम मिनट में बदलना चाहें तो 60 का भाग लगा दो, तो 990/60, 60 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 16.5 मिनट।
तो अगर मिनट में बोलें तो 16.5 मिनट लगेंगे इसको आधी खाली होने में। ठीक है, हो गया सवाल, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी उदाहरणों की। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.3 पर।